हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है मॉनेटरी पॉलिसी पार्ट 1। आज हम पार्ट 1 करेंगे, इसके आगे के पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे बाद में। अभी आप पार्ट 1 देखिए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आगे के पार्ट्स जब आएँ तो आपको पता चल जाए। बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा, तो बेल आइकन ज़रूर से दबाइएगा, ठीक है। तो आज अपन मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं, जिसमें अपन मेनली बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। मैं पहले जैसे मैं कहती थी कि अभी भी मैं वही कह रही हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगी आप उस पर ज़्यादा फोकस करना समझने पर, ठीक है। PDF आपको शुरू एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पूरा एज इट इज़ PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स बना लेना, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, अब अपन वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता ही होगा कि हर कोई भी वर्क प्लेस हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी तरीके का फील्ड हो, हर जगह ऐसे लोग तो होते ही हैं जो ढंग से काम नहीं करते, जो कोई घपला करते हैं कोई काम में, ठीक है। कुछ भी अच्छे से काम नहीं करते, हेरा फेरी हो जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है। ये हर जगह ही होता है, ठीक है। तो अगर बैंक को ऐसा करने के लिए फ्रीडम पूरी तरीके से दे दिया जाए कि उनको कोई देख ही नहीं रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, लोग अपना पैसा तो डिपॉजिट करेंगे, कल को बैंक को कुछ भी अगर हो गया तो लोगों के पैसे भी चले जाएंगे। तो कोई देखने वाला तो होना चाहिए ना, कोई देखने वाला तो बैंक को होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से उसकी चल रही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों जब प्रॉब्लम ऐसा आया तो RBI ने सोचा क्यों ना हम एक पॉलिसी लेकर आए, क्यों ना हम कोई एक ऐसा रूल लेकर आए जो कि हर बैंक को मानना ही पड़ेगा, नहीं करता है अगर तो वो अलग केस रहता है, पेनल्टी लगती है, केस फाइल होता है, ये सारी चीज़ें वो अलग प्रोसेस है, पर आपको मानना ही पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, बैंक्स अच्छे से काम करेंगे, जितना हो सके काम करेंगे अच्छे से, लोगों का पैसा सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये था पूरा फंडा मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आने का। मॉनेटरी क्या है, मनी से रिलेटेड, और पॉलिसी यानी यहाँ पर रूल है। क्या है पॉलिसी, यानी रूल है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस बाय विच द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ मनी। यानी कि कंट्री में मनी फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ढंग से, ताकि मनी फ्लो हो कंट्री में, उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, अपने यहाँ इंडिया का कौन है, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो है रूल्स लेकर आया है जो कि हर बैंक को फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये क्यों लेकर आए हैं, वो इसलिए लेके आए हैं ताकि फ्लो ऑफ मनी ढंग से चले, ठीक है। तो एग्जाम का सवाल ये बनता है कि मॉनेटरी पॉलिसी लेकर कौन आता है, तो आंसर आपका क्या बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया का सवाल ही वो पूछेगा, तो वो यही पूछेगा, तो आपका जवाब क्या बनता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे का। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स होते हैं कि कैसे हम बैंक्स को कंट्रोल करें, ठीक है। बैंक में जो सारा मनी फ्लो है उसको कैसे हम कंट्रोल करें, इसमें 2 टूल्स होते हैं, डायरेक्ट टूल्स होते हैं और इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट टूल्स होते हैं और इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं। और डायरेक्ट टूल्स के अंदर 2 आते हैं, CRR और SLR, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, SLR इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। और इनडायरेक्ट टूल्स में 5 आते हैं, जिसमें LAF होता है आपका, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर 2 आते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, और MSS जो कि होता है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग, MSS आपका होता है, एक मिनट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट टूल्स में CRR और SLR क्या होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ आ जाइए, मैं आपको पहले समझा देती हूँ पूरा। देखिए, CRR होता है, उसका फुल फॉर्म होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। ये जो होता है CRR जो होता है वो एक अमाउंट होता है जो कि बैंक्स को मेंटेन करना पड़ता है मैंडेटरीली, मतलब ज़रूरी से करना ही पड़ेगा। बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। कहाँ मेंटेन करना पड़ता है? तो बैंक को कहाँ मेंटेन करना पड़ता है? RBI में। हर बैंक का एक अकाउंट खुला रहता है RBI में, तो RBI में बैंक्स को कुछ पैसा जो है जमा करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऑफ मनी जो है जमा करना पड़ता है, और ये जो अमाउंट होता है वो परसेंट में होता है, फिर हम उसको अमाउंट में करते हैं। तो ये परसेंट में ये डिसाइड कौन करता है? RBI डिसाइड करता है। RBI डिसाइड करता है, परसेंट में बताता है, तो वो जो परसेंट है उतना अमाउंट ऑफ मनी जो है आपका CRR में आपका होना चाहिए। ठीक है, CRR आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि जो CRR है आपका, ठीक है, ये जो परसेंट दिया हुआ है वो किसका परसेंट निकालना है? किसका परसेंट निकालना है, ये आती है ना क्वेश्चन, कि वो RBI बोल देगा चलो 2%, 3% इतना मेंटेन करना है, तो 3%, 2% किसका? तो यहाँ आपका आंसर बनता है NDTL का। NDTL दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अब जैसे बैंक है, ठीक है, कुछ लोग एक दिन का हम देख रहे हैं, कुछ लोग आके उसमें बैंक में डिपॉजिट करते हैं अमाउंट, ठीक है। बैंक फिर कुछ लोगों को लोन देता है, ठीक है। कुछ, आप ध्यान से सुनिए पूरी बात को, एक दिन का हम देख रहे हैं, बैंक में कुछ लोग जाकर मनी डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। कुछ लोग पैसे निकालते हैं अकाउंट से, ठीक है। कुछ लोगों को बैंक लोन देता है, कुछ लोगों को बैंक लोन देता है, ठीक है। तो ये सारा जो पूरा प्रोसेस हुआ है, ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस हुआ है, उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास कितना पैसा बचा है, बैंक के पास कितना बचा है पैसा, दैट इज कॉल्ड एज NDTL। दैट इज कॉल्ड एज NDTL। मैं आपको और अच्छे से लिख के समझा देती हूँ। देखिए, मान लो बैंक के पास 10,000 रुपये 10,000 रुपये हैं, ठीक है। इसमें से विड्रॉ हुए, मान लो 500 रुपये विड्रॉ हुए। ये बैंक में ऐसा नहीं होता है, बट अभी आप एग्जाम्पल के लिए समझ लेना, ठीक है। 10,000 रुपये है बैंक का कैपिटल, उसमें 500 रुपये किसी ने निकाले हैं, ठीक है। लोन में मान लो 2,000 रुपये दिए हैं और 3,000 मान लो लोगों ने आके डिपॉजिट किया है। तो एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास कितना पैसा होगा? 10,500 रुपये। 10,500 रुपये। इनिशियली बैंक के पास कैपिटल 10,000 रुपये था, 500 जो है विड्रॉ किए गए हैं उस दिन, 2,000 रुपये के रूप में लोन दिया गया है और 3,000 डिपॉजिट हुए। तो एट द एंड ऑफ द डे 10,500 रुपीज़ जो है बैंक के पास है उस दिन एट द एंड ऑफ द डे। तो ये जो अमाउंट है ये कहलाता है NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। सो व्हाट इज NDTL? बैलेंस विद द बैंक एट द एंड ऑफ द डे इज कॉल्ड एज NDTL, इज कॉल्ड एज NDTL। तो ये जो NDTL है ना, उसका जो परसेंट है वो निकालते हैं, और वो जो अमाउंट निकलता है वो CRR के रूप में जो है बैंक्स को
आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता है। तो आई होप सो आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि सीआरआर जो है किसके बेसिस पर होता है, तो वह एनडीटीएल के बेसिस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, ये जो एनडीटीएल होता है ये इसका एक एनडीटीएल मतलब जो आपको ये तो समझ में आ गया कि एनडीटीएल क्या होता है। तो जो सीआरआर है वो डेली, और ये जो एनडीटीएल है वो डेली बेसिस पर मेंटेन होता है। यानी आज 10,500 रुपये हुए, ठीक है, अब कल दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है, 10,500 रुपये ज़रूरी थोड़ी है, कुछ और एनडीटीएल होगा। तो हर रोज़ डेली बेसिस पर सीआरआर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, और अगर वो मेंटेन नहीं होता है तो उसकी अलग से पेनल्टी भी लगती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पर इतना आप अभी समझ लीजिए कि ये फोर्टनाइटली रिपोर्ट होता है, यानी कि एवरी 14 डेज इसकी रिपोर्टिंग आरबीआई में करी जाती है। तो कभी एक दिन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर हो गया या 80 to 90% तो इनको करना ही पड़ता है, बट अगर उससे कम है तो फिर पेनल्टी लगती है। बट 80 to 90 भी अगर किसी दिन कर लिया तो उसको दूसरे दिन हम कवर करके 14 डेज पर जो है उसको पूरा हम रिपोर्ट कर सकते हैं कंप्लीट। 14 डेज पर अगर आपको कंप्लीट रिपोर्ट करना ही है कि सीआरआर पूरा मेंटेन्ड है। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली सीआरआर जो है वो कितना चल रहा है, 3% चल रहा है सीआरआर। तो इतना मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम स्लाइड देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो, CRR is the amount that has to be maintained by the bank with RBI mandatorily, मतलब कि ज़रूरी है, ये करना ज़रूरी है। बैंक को RBI के साथ NDTL का कुछ % रखना ज़रूरी है। Calculated on the basis of NDTL net demand and time liability, presently 3% है। presently कितना है, 3% है। ठीक है, आगे देखिए, CRR इज मेंटेन्ड इन कैश फॉर्म, ये कैश फॉर्म में रहता है। सारे बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में खुला रहता है, तो उसमें जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है, कैश के फॉर्म में रखा है। कैश मतलब ऐसा नहीं कि एक इंसान जाकर आरबीआई में रोज़ जाके पैसा दे रहा है, पेटी लेके जा रहा है पैसे क्या और उसको वहाँ जाके दे रहा है, ऐसा नहीं है। कैश फॉर्म भले ही लिखा है बट अकाउंट में क्रेडिट होता है, अकाउंट उनका वहाँ बना रहता है आरबीआई का, उसमें जाता है। ठीक है, सीआरआर का कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब कि कितना भी हो सकता है या फिर आरबीआई बोल सकता है कि 0% सीआरआर है, यानी कि बैंक, तो क्या होगा कि बैंक को कुछ भी मेंटेन नहीं करना पड़ेगा आरबीआई में। या फिर वो बोल सकता है कि 100% सीआरआर है, इसका मतलब कि पूरा पैसा जो भी है बैंक का, एनडीटीएल जो भी है, उसका पूरा पैसा जो है वो बैंक में मेंटेन, आरबीआई में मेंटेन करना पड़े। तो इसका कोई लिमिट नहीं हो सकता, वो आरबीआई डिसाइड करती है। ठीक है, इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड डेली। ठीक है, और डिफाइंड इन दी सेक्शन 42(1) सब सेक्शन 1 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लेना पीडीएफ से, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए यार, आप लोग भूल जाते हो, प्लीज़ इसको लाइक करिए। चलिए अपन आगे का देखते हैं, एसएलआर क्या होता है। देखिए, अब हम पढ़ते हैं एसएलआर। ठीक है, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, एसएलआर क्या होता है। एसएलआर भी सीआरआर की तरह एक अमाउंट होता है। ठीक है, एसएलआर भी सीआरआर की तरह क्या होता है, एक अमाउंट होता है जो कि किसको मेंटेन करना पड़ता है, किसको मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। किसको मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है। कहाँ पर, बैंक को मेंटेन करना पड़ता है, बट कहाँ पर, सीआरआर में तो आरबीआई के साथ मेंटेन करना पड़ता था, एसएलआर को किसके साथ करना पड़ता है, एसएलआर में बैंक को किसके साथ करना पड़ता है। तो आपका यहाँ आंसर बनता है खुद के साथ, यानी कि बैंक को कुछ पैसा अपने पास रखना पड़ता है, अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है। और ये भी जो है वो % में होता है। ठीक है, % में होता है, जो कि अभी प्रेजेंटली आपका 18% चल रहा है। 18% किसका भैया, किसका, एनडीटीएल का 18% जो है अभी जो है एनडीटीएल का 18%
जो भी अमाउंट निकलेगा वो SLR के रूप में बैंक को अपने पास मेंटेन करके चलना पड़ता है, ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो बैंक को या जो भी है तो उसके पास फंड्स हो। ठीक है, तो इतना उसको मेंटेन करके चलना पड़ता है रोज। ठीक है, ये डेली बेसिस पर काउंट होता है CRR की तरह ही। ठीक है, इसमें लिमिट होता है, मगर SLR में लिमिट होता है, यानी कि NDTL का मिनिमम लिमिट तो नहीं होता है। जैसे RBI आपको बताएगी आपको कितना, अभी RBI ने बोला है बैंक्स को 18% मेंटेन करके रखने, कल को वो बोल सकती है कि आपको 0% मेंटेन करना है, यानी आपको कुछ करना ही नहीं है मेंटेन। बट इसका मैक्सिमम लिमिट होता है, मिनिमम लिमिट कोई नहीं होता है, बट इसका मैक्सिमम लिमिट होता है। वो क्या होता है? 40%। मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% होती है कि 40% ही आप NDTL का कर सकते हो। ये मैक्सिमम लिमिट होती है, मिनिमम नहीं होती है। ठीक है, CRR में तो मैक्सिमम लिमिट भी नहीं था, मिनिमम लिमिट भी नहीं था, बट SLR में मैक्सिमम लिमिट होता है, दैट इज़ 40%। ठीक है, SLR जो होता है वो भी बैंक को अपने साथ मेंटेन करना पड़ता है, बट किस फॉर्म में? CRR में कैश के फॉर्म में था, SLR में कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, गोल्ड के फॉर्म में हो सकता है, बॉन्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि गवर्नमेंट बेचती है। गवर्नमेंट क्या करती है? बेचती है। जैसे कि आपका एक होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ट्रेजरी बिल ये गवर्नमेंट जो है बेचती है। ठीक है, इसका एक ट्रेजरी बिल जो होता है उसका कॉस्ट 25,000 होता है। एक ट्रेजरी बिल का कॉस्ट 25,000 होता है। ठीक है, तो अगर बैंक जो है SLR मेंटेन करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो अगर वो एक ट्रेजरी बिल ले लेगी, एक ट्रेजरी बिल अगर ले लेगी तो उसका ऐसा समझा जाएगा कि उसका 25,000 उसने NDTL का जितना भी उसको करना है 25,000 उसने मेंटेन अपने साथ कर लिया है। ठीक है, तो जैसे 50,000 करोड़ जितना भी उनको मेंटेन करना पड़ता है उसके हिसाब से वो उतने ट्रेजरी बिल्स को ले सकती है, ट्रेजरी बिल्स अपने पास खरीद कर रख सकती है। ठीक है, अब इसका आगे क्या यूज़ होता है, क्यों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिएगा कि SLR जो है वो मेंटेन करती है बैंक खुद के साथ इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, बॉन्ड या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, CRR जैसे ही है, बट मेजर जो आपको डिफरेंसेस जितने भी है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मतलब ये कि दोनों में NDTL आता है, दोनों डेली बेसिस पे मेंटेन होते हैं। ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें कॉमन है जो कि मैंने आपको बता दी। अब अपन स्लाइड में आते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, SLR इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय द बैंक विथ इटसेल्फ। ये मैंने आपको बता दिया कि खुद के साथ मेंटेन करना पड़ता है बैंक को। ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NDTL। NDTL के बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। इसका कोई मिनिमम लिमिट नहीं होता, बट मैक्सिमम लिमिट इसकी 40% हो सकती है। ठीक है, कैन बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और फोर्थ पॉइंट आप नोट कर लेना, मेंशन्ड इन सेक्शन 24 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CRR जो था वो सेक्शन 42 सबसेक्शन 1 ऑफ RBI एक्ट का था। ठीक है, RBI एक्ट का SLR बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इसीलिए आप यहाँ पर याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रिलेशनशिप ऑफ मनी। अब देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि अगर CRR अभी कितना है, 3% है। ठीक है, CRR अभी 3% है। अब मान लो मैंने इसको क्या कर दिया, 6% कर दिया, 6% कर दिया, तो क्या होगा, बैंक को अब NDTL का ज़्यादा अमाउंट जो है RBI के साथ रखना पड़ेगा।
ठीक है, बैंक को ज़्यादा अमाउंट अब आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा। अगर मान लो 100 रुपये हैं बैंक के पास और 3% उसको रखना है, 3% उसको आरबीआई के साथ रखना है, तो उसको कितना रुपए रखना पड़ेगा? 3 रुपये रखना पड़ेगा। अब अगर उसने 6% कर दिया तो कितना रखना पड़ेगा? 6 रुपये रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? तो मनी फ्लो पे क्या असर पड़ेगा अपन ये देखने जा रहे हैं। सीआरआर अगर मैंने बढ़ा दिया तो बैंक्स को ज़्यादा अमाउंट जो है रखना पड़ेगा। कहाँ पर रखना पड़ेगा ज़्यादा अमाउंट? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा? बैंक्स के पास कम पैसे बचेंगे। ठीक है, कम पैसे बचेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा ताकि उसके पास पैसे आए। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट पर लोन देगा तो क्या लोग लोन लेने आएंगे? लोग नहीं आएंगे लोन लेने के लिए, है ना, लोग नहीं आएंगे लोन लेने के लिए। तो क्या होगा? मनी फ्लो मार्केट में कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। मनी फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। सीआरआर अगर मैंने बढ़ाया तो मनी फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। ऐसे ही अगर मैं मनी फ्लो को कम कर दूंगी, तो क्या होगा? सीआरआर को अगर मैं 3% से 2% कर दूं तो क्या होगा? ज़्यादा पैसा बचेगा बैंक के पास, तो वह सस्ते में लोन देगी, और सस्ते में लोन देगी तो लोग लोन लेने आएंगे। तो क्या होगा? मार्केट में मनी फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि ये पूरा कंक्लूजन क्या है? सीआरआर कम तो मनी फ्लो बढ़ा, सीआरआर बढ़ा तो मनी फ्लो घटा। यानी क्या हुआ? इन्वर्स रिलेशन है इन लोगों का। कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है इन लोगों का। किन लोगों का? सीआरआर और मनी फ्लो के बीच में। ठीक है, अब हम एसएलआर का देखते हैं। सेम एसएलआर का भी ऐसा ही है। चलिए अब हम एसएलआर के साथ देखते हैं क्या होता है। अब एसएलआर अभी मैंने कितना बताया था आपको? कितना है प्रेजेंटली? 18% है एसएलआर। ठीक है, अब मान लो 18% यानी बैंक को इतना 18% अपना एनडीटीएल का अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है, अब मान लो इसको घटाकर 15% कर दिया। यानी अगर 100 रुपये थे, एनडीटीएल 100 रुपये था, तो पहले 18 रुपये रखना पड़ रहा था अपने पास, अब वो कितना रख रहा है? 15 रुपये रख रहा है। तो घट गया ना? घट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा कम हो गया बैंक के पास। पैसा क्या हो गया? बैंक के पास कम हो गया। तो लोन, अब उसको लोन देने के लिए उसके पास अमाउंट भी कम हो गया। अब अमाउंट अगर कम हो गया तो वो लोन महंगे देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पर देगा। तो क्या लोग लोन लेने आएंगे? ज़्यादा लोग लोन लेने नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? मनी फ्लो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब अगर 18% से मैं बढ़ाकर 20% कर देती हूँ, यानी अब वो 20 रुपये रखेगा। 100 अगर है तो 20 रुपये रखेगा। बढ़ गया, 18 रुपये था पहले, अब 20 रुपये हो गया। तो क्या हो गया? बढ़ गया। तो वो लोन, अब बैंक के पास क्या होगा? ज़्यादा पैसा है तो वो सस्ते में लोन देगी, और अगर वो सस्ते में लोन देगी तो लोग लेने आएंगे। तो मनी फ्लो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो इन्वर्स रिलेशन होता है सीआरआर और एसएलआर का। मनी फ्लो के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा था कि रिलेशनशिप ऑफ मनी फ्लो विथ सीआरआर एंड एसएलआर क्या होता है? इन्वर्स रिलेशनशिप। सीआरआर इंक्रीज तो मनी फ्लो डिक्रीज, सीआरआर डिक्रीज तो मनी फ्लो इंक्रीज, एंड सेम एज इन द केस ऑफ एसएलआर। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा सब कुछ। मैंने अपना बेस्ट दिया है ये चीज़ें आपको समझाने के लिए। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए इस वीडियो को, और जितना हो सके शेयर कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। वो होमवर्क ये है कि आपको मुझे बताना है कि सीआरआर जो है बैंक को फोर्टनाइटली रिपोर्ट तो करना पड़ता है, बट डेली बेसिस पे कुछ लिमिट होता है उसका मेंटेन करने का।
ठीक है। 100% नहीं तो भी कुछ लिमिट होता है, उतना उसको करना ही पड़ता है। वो क्या है वो लिमिट, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर समझ में आ गया हो, सारी चीज़ें अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए होमवर्क का आंसर। और बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर हमारे मिल जाएगा, जिसका कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से देख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।